बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये स्टूडेंट मैं हूँ मोहम्मद नईम और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 1, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। ठीक है। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन क्या चीज़ है। अब रिस्पायरेशन हमारे पास दो तरह की है। एक को हम कहते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और सिंपली जिसको हम कहते हैं ब्रीथिंग। ठीक है। और दूसरी है हमारे पास इंटरनल रिस्पायरेशन या जिसको हम सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। तो ब्रीथिंग हमारे पास क्या है? द प्रोसेस ऑफ मूविंग एयर इनटू एंड आउट ऑफ लंग्स, यानी कि एयर का अंदर लेके जाना और एयर का बाहर निकालना। ठीक है। ये हमारे पास ब्रीदिंग आ जाती है। ठीक है। और जो हमारे पास इंटरनल रिस्पायरेशन है या सेलुलर रिस्पायरेशन है, वो क्या है हमारे पास? द प्रोसेस इन विच सेल ब्रेक डाउन ग्लूकोज रिलीज द स्टोर एनर्जी टू मेक एटीपी, यानी कि ऐसा मेकनिज़म जिसमें हमारे सेल के अंदर ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है और उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई होती है उसको हमारा सेल कन्वर्ट कर देता है एटीपी के अंदर। ठीक है। और इस रिस्पायरेशन की हमारे पास मज़ीद आगे दो टाइप्स हैं। एक है एनएरोबिक रिस्पायरेशन और एक है एरोबिक रिस्पायरेशन। एनएरोबिक रिस्पायरेशन इन दी एब्सेंस ऑफ O2, जब ऑक्सीजन नहीं होती उस टाइम पे एनएरोबिक रिस्पायरेशन हो रही होती है। हमारी बॉडी के अंदर भी होती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, और इसके अलावा कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, यीस्ट वगैरह, तो ये एक अलग टॉपिक है। और एरोबिक रिस्पायरेशन जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मौजूदगी में फूड मालिक्यूल की ब्रेक डाउन हो तो इसको हम कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। लेकिन यहाँ पर हमने जो स्टडी करना है वो है हमारे पास एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। तो इंटरनल रिस्पायरेशन इंशाल्लाह हम फर्स्ट ईयर के जो टॉपिक्स हैं उनमें डिटेल से स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है मेन है वो है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। अब एक्सटर्नल रिस्पायरेशन क्या है कि एयर को इनसाइड और आउटसाइड बॉडी से लेके जाना। तो जो हमारे पास लेस कम्प्लेक्स एनिमल्स हैं उनकी जो होल बॉडी है वो क्या करती है? होल बॉडी टेक्स पार्ट इन गैसियस एक्सचेंज। ठीक है। उनकी जो टोटल बॉडी है वो एक्ट करती है स्किन वगैरह एम्फीबियन के अंदर, जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज का मेकनिज़म होता है। ठीक है। लेकिन जो हमारे पास कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर, तो हमारे पास जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं, इन कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म स्पेशल आर्गन फॉर गैसियस एक्सचेंज, स्पेशल आर्गन हैं, जिस तरह लंग्स हैं, फिशेस वगैरह के अंदर गिल्स हैं, जिनके थ्रू गैसियस एक्सचेंज का मेकनिज़म होता है। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिस्पायरेटरी सरफेस। तो सबसे पहले रिस्पायरेटरी सरफेस क्या चीज़ है? रिस्पायरेटरी सरफेस क्या है? द पार्ट ऑफ बॉडी वेयर गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, वो रीजन, वो जगह, वो पार्ट जहाँ पर जो गैसियस एक्सचेंज का मेकनिज़म है वो होता है, उसको हम कहते हैं रिस्पायरेटरी सरफेस, यानी कि जहाँ पर दोनों गैसेस जो गैसेस हैं वो एक्सचेंज हो रही होती हैं। ठीक है। एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती हैं, तो उसको हम कहते हैं रिस्पायरेटरी सरफेस। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन बीइंग के अंदर हमारे पास पूरा रिस्पायरेटरी सिस्टम हम पढ़ेंगे। यहाँ पर ये हमारे पास ट्रेकिया है, ब्रोंकाई हैं, ये आगे फिर ब्रोंक्योज में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो जाकर ओपन हो जाते हैं एल्वियोलाई में। तो जो गैसियस एक्सचेंज का मेकनिज़म है वो यहाँ पर हमारे पास हो रहा होता है एल्वियोलाई के अंदर, यानी कि हमारा जो रिस्पायरेटरी सरफेस है वो ये एरिया है, यहाँ पर गुच्छा होता है एल्वियोलाई का। तो यहाँ से हम सिर्फ जो है वो एक एल्वियोलाई को जूम करके देखते हैं और फिर देखते हैं वहाँ पर गैसियस एक्सचेंज के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स होने चाहिए। अब हमारे पास ये एक एल्वियोलाई की डायग्राम है जिसको हमने जूम किया हुआ है। बहुत सारे एल्वियोलाई होते हैं, सब के अंदर सेम मैकेनिज्म हो रहा होता है, तो हम एक को देख रहे हैं। अब आपको ये नज़र आ रहा है बाहर जो मैंने रेड कलर से ड्रा की हुई है, ये हमारे पास है ब्लड कैपिलरीज, क्योंकि जो एल्वियोलाई हैं उनको
इर्द गिर्द से कैपिलरीज ने घेरा हुआ होता है, ठीक है। बंच ऑफ कैपिलरीज होती हैं एक एल्वियोलाई के ऊपर जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है, तो हम यहाँ पर सिंपली इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कैपिलरी आ गई और ये जो अंदर जगह है ये हमारे पास है एल्वियोलाई, ठीक है। अब ये जो हमारे पास है ये एल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेन है और ब्लड कैपिलरीज की जो मेम्ब्रेन है ये हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस है, ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए कि यहाँ पर इजीली दोनों साइड से जो गैसेस हैं वो एक्सचेंज हो सकें, ठीक है। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि रेस्पिरेटरी सरफेस मस्ट बी परमिएबल फॉर इजी एक्सचेंज। हमारा जो रेस्पिरेटरी सरफेस है ये रीजन ये परमिएबल हो, यानी कि परमिएबल का ये मतलब है कि यहाँ से गैसेस इस साइड पे भी मूव कर सकती हों मालिक्यूल और यहाँ से उस साइड पे भी हमारे पास जो गैसेस की डिफ्यूजन है वो हो सकती हो, तो तब हमारे पास इजीली गैसेस एक्सचेंज का मैकेनिज्म होगा। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इसको क्या होना चाहिए, परमिएबल होना चाहिए ताकि इजी एक्सचेंज हो सके गैसेस की। फिर हमारे पास है कि रेस्पिरेटरी सरफेस शुड बी थिन, ये हमारे पास थिन होना चाहिए। अगर ये हमारे पास थिक होगा तो इजीली यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज नहीं हो सकती, तो ये क्या होना चाहिए, थिन होना चाहिए फॉर एफिशिएंट डिफ्यूजन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिफ्यूजन हो सके। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो बाहर से हम कौन सी गैस इनहेल कर रहे हैं, वो है O2, और अंदर हमारे हर सेल के अंदर रेस्पिरेशन हो रही है तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, वो फिर ब्लड के थ्रू हमारे लंग्स के पास आ रही है ब्लड कैपिलरीज की मदद से। तो यहाँ पर ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म हो रहा है वो कौन सा है, वो डिफ्यूजन का मैकेनिज्म है। तो यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है ब्लड के अंदर उसकी कंसनट्रेशन हाई है, वो डिफ्यूज़ हो जाएगी एल्वियोलाई के अंदर, और एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन की ज़्यादा कंसनट्रेशन है तो वो डिफ्यूज़ हो जाएगी ब्लड के अंदर। ये रेड ब्लड सेल मैंने ड्रा किए हैं जो ऑक्सीजन को लेकर जाते हैं, और वो एक अलग टॉपिक है कि किस तरह इसकी ट्रांसपोर्ट होती है। तो ये दो प्रॉपर्टी होगी कि एक तो परमिएबल होनी चाहिए ये सरफेस हमारे पास, दूसरा ये थिन होनी चाहिए ताकि इजीली यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हो सके। और ये कितनी थिन हो, इसका जो थिन डिस्टेंस है वो 1 mm होना चाहिए या इससे भी कम होना चाहिए ताकि इजीली हमारे पास जो है वो गैसेस एक्सचेंज हो सके। इसके बाद फिर है लार्ज सरफेस एरिया फॉर सफिशिएंट एक्सचेंज। उसके बाद रेस्पिरेटरी सरफेस हमारा किस तरह का होना चाहिए कि इसका जो एरिया है वो लार्ज होना चाहिए। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा हमारे पास उतनी ज़्यादा गैस के मालिक्यूल जो है वो डिफ्यूज़ होंगे दोनों साइड के ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास बिलियंस ऑफ एल्वियोलाई होते हैं जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास गैसेस एक्सचेंज होती है। तो सरफेस एरिया जितना लार्ज होगा इतनी ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज होगी। फिर हमारे पास फोर्थ जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि गुड ब्लड सप्लाई। हमारे पास जो एल्वियोलाई है इसके इर्द गिर्द अच्छी ब्लड सप्लाई होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड यहाँ पर सप्लाई होगा तो हमारे पास यहाँ से ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो जाएगी ब्लड में, और ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज़ हो जाएगी एल्वियोलाई में। तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई का होना भी ज़रूरी है। फिर हमारे पास लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो है गुड वेंटिलेशन फॉर इजी डिफ्यूजन। हमारे पास यहाँ पर वेंटिलेशन होनी चाहिए। वेंटिलेशन का क्या मतलब है कि यहाँ से अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होकर इधर चली गई है तो उसके लिए आगे भी प्रॉपर रास्ता होना चाहिए जिसके थ्रू वो बॉडी से मूव कर जाए, ठीक है। इसको वेंटिलेशन कहेंगे। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसको यहाँ से आगे ब्लड लेकर आर्गन की तरफ जा सके। तो ये हमारे पास आ जाती हैं मुख्तलिफ़ रेस्पिरेटरी सरफेस के अंदर क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। तो बस हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह हम 1 बाय 1 फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की जो बायो है उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।